आज अपने 12वीं भूगोल के अंतर्गत हम 4 अध्याय का अध्यापन करवा चुका हूँ। आज अपन पढ़ेंगे 5वां अध्याय। इन पाठों को हम क्रम से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और क्रम से ही आपको देख रहे हैं, पूरी कक्षा अच्छी प्रकार से ध्यान करना है, ठीक है। तो 5वां अध्याय क्या है? 5वां अध्याय है जनसंख्या, प्रवास और मानव विकास। अच्छी प्रकार से समझिए, कोई दिक्कत नहीं। साधारण सा पाठ है, सामान्य भाषा में आपको अच्छी प्रकार से समझाएंगे। देखो, सबसे पहले बात करेंगे प्रवास की। किसकी बात करेंगे? प्रवास। प्रवास की परिभाषा। प्रवास की परिभाषा सभी जानते हैं, हम रोजाना नित्य व्यक्ति इधर से उधर जाते आते रहते हैं। तो प्रवास की सामान्य परिभाषा है कि व्यक्ति अपना उद्गम स्थल छोड़ करके किसी गंतव्य स्थान पर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रवास बोलते हैं। यानी प्रवास की परिभाषा ये हो गई, यानी अपना उद्गम स्थल। उद्गम स्थल कौन सा हो गया? उद्गम स्थल वो हो गया जहां हम रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उद्गम। और जिस स्थान पर हम प्रवास करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गंतव्य, जहां आपने को पहुंचना होता है। प्रवास अल्पकाल के लिए हो सकता है, दीर्घकाल के लिए हो सकता है, स्थायी रूप से भी हो सकता है। अब देखो, प्रवास के हम प्रकार बात करें। प्रवास के प्रकार, और जैसे मान लीजिए प्रवास कोई करता है तो प्रवास करने की जो प्रक्रिया होती है उसको प्रवसन कहते हैं। प्रवसन के आधार पर आगे प्रकारों को पढ़ेंगे। प्रवास के प्रकार देखते हैं कि एक तो होता है उत्प्रवास। क्या होता है? उत्प्रवास। और दूसरा होता है आप्रवास। देखो, अलग अलग दोनों की परिभाषा क्या होती है। उत्प्रवास में भी ये होता है कि जब व्यक्ति अपना उद्गम स्थल छोड़ करके किसी गंतव्य स्थान पर जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर नौका पढ़ रहे हैं, तो नौका का व्यक्ति कोई मान लीजिए जयपुर जाता है, तो इसके लिए परिभाषा क्या बनेगी? उत्प्रवास हो गया। यानी व्यक्ति यहाँ से क्या करता है? उत्प्रवास करके जाता है तो उसको क्या बोलेंगे? उत्प्रवास बोलेंगे। और कोई व्यक्ति मान लीजिए बाहर से आता है, जैसे मान लीजिए दिल्ली का कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति कहाँ आ गया? नौका आ गया। कहाँ आ गया? नौका आ गया। तो उसके लिए क्या हो जाएगा? आप्रवास। आप्रवास यानी बाहर से आने वाले के लिए प्रयुक्त होता है। उत्प्रवास किसके लिए प्रयुक्त होता है? बाहर जाने वाले के लिए प्रयुक्त। अब देखो, जो प्रवास होता है वो क्यों होता है? कारण क्या है? प्रवास के कुछ कारण देखो, प्रवास के प्रकार देंगे। प्रवास के मेन कारण वो ही है, प्रवास के कारण। दो अहम कारण है। एक तो है प्रतिकर्ष, और दूसरा है अपकर्ष। प्रतिकर्ष और अपकर्ष दो कारक है। अब इनमें क्या क्या ध्यान करेंगे? प्रतिकर्ष कारक कौन सा होता है, अपकर्ष कारक कौन सा होता है, दोनों का जिक्र अलग अलग प्रकार से करेंगे। देखो, प्रतिकर्ष कारक वह होता है जिसमें व्यक्ति अपना जो उद्गम स्थल है वो छोड़ने के लिए क्या होता है? मजबूर हो जाता है। और ऐसी स्थिति में वो अपना उद्गम स्थल छोड़कर क्या जाता है? गंतव्य स्थान पर जाता है। उसको क्या बोलते हैं? प्रतिकर्ष कारक बोलते हैं। उसकी तुलना में अपकर्ष कारक क्या होता है? पहले देखो, प्रतिकर्ष कारक, इसमें व्यक्ति अपना उद्गम स्थल छोड़ने के लिए मजबूर होता है। छोड़ने के लिए मजबूर होता है। मजबूरी किसी प्रकार की हो सकती है। वहां की सामाजिक व्यवस्था हो सकती है, वहां की आर्थिक व्यवस्था हो सकती है, वहां की राजनीतिक व्यवस्था हो सकती है, सुरक्षा की व्यवस्था हो सकती है। इन कारणों के कारण व्यक्ति क्या करता है? अपना उद्गम स्थल छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है और दूसरे स्थान पलायन करने की सोचता है। दूसरा कारण क्या है? इसका भाग है, ये प्रवास की क्या है? प्रवास के कारक। दूसरा है अपकर्ष।
इसमें यह होता है व्यक्ति अपना उद्गम स्थल किसके लिए छोड़ता है? भौतिक सुख सुविधाओं के लिए, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए छोड़ता है, या फिर अपने जीवन स्तर को उच्च बनाने के लिए। जैसे मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र से लोग पलायन क्यों करते हैं शहरों में? तो वो करते हैं शिक्षा के लिए, क्योंकि शिक्षा की व्यवस्था गांव की तुलना में शहरों में बेहतर है। स्वास्थ्य के लिए, यानी स्वास्थ्य की गांव में व्यवस्था ठीक नहीं है तो शहरों में अच्छी है। और रोजगार के लिए, ये मेन कारण है, क्योंकि गांव में रोजगार कम मिलता है और उसकी तुलना में शहरों में रोजगार अच्छे प्रकार से मिलता है। लोग प्रवास करते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के कारण, या फिर मान लीजिए अन्य प्रकार की जो भौतिक सुख सुविधाएं होती है उनके प्रति आकर्षित होकर के प्रवास करता है। अब देखो प्रवास के दो प्रमुख कारक हो गए। अब देखो जो प्रवास करते हैं उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रवसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रवसन। प्रवसन यानी जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ से नौखा से बीकानेर जाता है या बीकानेर का व्यक्ति जयपुर जाता है, तो जाने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रवसन कहलाती है। तो प्रवसन कितने प्रकार का होता है? प्रवसन के प्रकार, प्रवसन के दो प्रकार होते हैं। एक तो पहला हो गया अंतरराष्ट्रीय प्रवास। अंतरराष्ट्रीय प्रवास किसको बोलते हैं? जब एक राष्ट्र का व्यक्ति दूसरे राष्ट्र में रोजगार के लिए या फिर किन्हीं परिस्थितियों के कारण प्रवास करता है, उसको क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय प्रवास बोलते हैं। ये दो राष्ट्रों के मध्य होने वाला प्रवास है। दो राष्ट्रों या फिर दो महाद्वीपों के मध्य, दो राष्ट्रों के मध्य होने वाला प्रवास। और इसमें व्यक्ति को क्या फायदा होता है? इसमें व्यक्ति को आर्थिक रूप से भी फायदा होता है और कुछ नुकसान भी है। इसके आगे परिणाम पड़ेंगे प्रवास के परिणाम। अंतरराष्ट्रीय प्रवास हो गया। दूसरा होता है राष्ट्रीय प्रवास। राष्ट्रीय प्रवास को दूसरे नाम से अंतर्देशीय या अंतर्देशीय प्रवास बोलते हैं। अंतर्देशीय देश की सीमाओं के अंदर अंदर जो प्रवास होता है उसे अंतर्देशीय या राष्ट्रीय प्रवास बोलते हैं। इसमें व्यक्ति या तो जिला चेंज करता है या फिर प्रांत चेंज करता है, यानी दो राज्यों के बीच जो प्रवास होता है उसको प्रांतीय प्रवास बोलते हैं। और मान लीजिए व्यक्ति जिला चयन करता है, एक जिले से दूसरे जिले में जाता है, तो उसको जिला प्रवास बोलते हैं। ये क्षेत्र विशेष का प्रवास होता है। अब देखो ये प्रवास होता है तो प्रवास कौन कौन करते हैं, कौन से लोग होते हैं? देखो एक चीज ध्यान रखना कि पुरुष प्रवास हमेशा क्यों करते हैं? पुरुष प्रवास करते हैं सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? रोजगार के लिए। और महिलाएं प्रवास क्यों करती है? महिलाएं प्रवास करती है विवाह के कारण। आजकल महिलाएं भी रोजगार के लिए प्रवास करने लगी हैं, मगर पुरुषों की तुलना में अभी कम है। ठीक है ना? तो कह सकते हैं कि पुरुष प्रवास किस लिए करते हैं? रोजगार के लिए। पुरुष प्रवास का महत्वपूर्ण कारक रोजगार के लिए करते हैं। और महिलाओं के लिए कारक क्या हो जाएगा? नहीं चाहिए। महिलाओं के लिए या महिलाएं प्रवास क्यों करती है? महिलाएं प्रवास करती है विवाह जन्य कारण के लिए। ये दो चीजें अलग अलग ध्यान रखना। अब देखो प्रवास भारत के किन क्षेत्रों से या फिर राष्ट्र स्तर की बात करते हैं, राष्ट्रों में कहां कहां से होता है। यूरोप जो महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग से सबसे अधिक प्रवास हुआ है। उत्तरी पश्चिमी भाग से प्रवास सर्वाधिक हुआ है। अब इसका कारण क्या है और ये प्रवास करके लोग जाते कहाँ हैं? यूरोप महाद्वीप से सबसे अधिक लोग जाते हैं अमेरिका, और फिर अन्य इधर चलते हैं अपने एशिया महाद्वीप में आते हैं। ये प्रवास करके किस लिए जाते हैं? रोजगार के लिए। रोजगार के लिए ये प्रवास करते हैं।
और जहां कहीं भी जाते हैं वहां अच्छी प्रकार से ये रोजगार कार्य करते हैं। अब देखो यूरोप महाद्वीप से जो प्रवास करने वाले प्रवासी होते हैं ना, और इनका प्रवास का घटनाक्रम चलना कब से शुरू हुआ? 19वीं सदी से। यानी 19वीं सदी से इन लोगों ने प्रवास करना शुरू किया, क्योंकि यूरोप महाद्वीप में जनसंख्या अधिक होने की जनसंख्या की तुलना में संसाधनों की कमी होने के कारण प्रवास करते हैं। तो इसके लिए कार्य कौन सा लागू होता है? कार्य लागू होता है प्रतिकर्ष, मजदूरी के अंदर इन्होंने अपना स्थान छोड़ा था। ठीक है ना। अब देखो प्रवास तो हो गया, अब ये जो प्रवास होता है इसके परिणाम में कुछ सकारात्मक परिणाम भी आते हैं सामने और कुछ नकारात्मक परिणाम भी आते हैं। देखो प्रवास के परिणाम, प्रवास के परिणाम, पहला परिणाम तो जनसंख्या वाला मान लेते हैं, जनसंख्या। अब जनसंख्या में क्या होगा? जनसंख्या जिस स्थान से व्यक्ति प्रवास करके दूसरे स्थान जाता है, तो जहां से जाता है उस उद्गम स्थल पर, यानी उद्गम स्थल पर तो क्या होती है? जनसंख्या कम होती है। उद्गम स्थल पर जनसंख्या कम होती है और गंतव्य स्थान पर जनसंख्या क्या होती है? यानी गंतव्य जहां वो जाता है वहां जनसंख्या बढ़ जाती है। यानी वहां पर जनसंख्या अधिक हो जाती है और जहां से वो जाता है वहां पर जनसंख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब उसके अलावा जनसंख्या के संबंध में वो भी परिणाम होते हैं, लिंगानुपात पर असर पड़ता है। लिंगानुपात के ऊपर प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? जिस स्थान से व्यक्ति प्रवास करता है, प्रवास करेगा वो पुरुष करेगा। जैसे मान लीजिए अपने चौथा अध्याय के अंदर हमने पढ़ा था कि लेटविया नाम का एक देश, जिसका लिंगानुपात बहुत ही कम है, अरे बहुत अधिक है। क्यों है? क्योंकि यहाँ से पुरुष प्रवास करेंगे और पीछे महिला अनुपात क्या रहेगा? अधिक रहेगा। और जहां ये प्रवास करते हैं वो संयुक्त अरब अमीरात, तो वहां पर लिंगानुपात क्या हो गया? बढ़ गया। तो लिंगानुपात के ऊपर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा संसाधनों के ऊपर, यानी संसाधन है, संसाधन सीमित है, संसाधनों पर दबाव, यानी जिस स्थान पर व्यक्ति जाते हैं वहां के जो संसाधन सीमित है, उन संसाधनों के ऊपर क्या पड़ता है? प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी दाम हो जाते हैं। और गंदी वस्तुओं का जन्म या गंदी वस्तुओं का प्रादुर्भाव होता है, क्या होगा? आगे हम अगले अध्याय में बात करेंगे। कुछ वस्तुएं ऐसी है जिनका मानव अधिवास के संबंध, तो मानव अधिवास के संबंध देखेंगे तो गंदी वस्तुओं का प्रादुर्भाव, जैसे मुंबई की धारावी बस्ती है विश्व की सबसे बड़ी गंदी स्लम बस्ती है। तो इन बस्तियों का प्रादुर्भाव किसके कारण हुआ? जनसंख्या प्रवास के कारण संभव हुआ। तो वहां जनसंख्या बढ़ेगी तो आवास की आवश्यकता होगी, तो वहां पर छोटी छोटी झोंपड़ियां बना करके रहेंगे। रोजगार पर प्रभाव, रोजगार के समय, यानी जहां से व्यक्ति जाता है वहां तो ठीक है, पीछे आर्थिक स्थिति भी ठीक होती है क्योंकि पैसे कमा कर आता है, मगर जहां पर वो जाता है वहां की आर्थिक स्थिति क्या होती है? खराब होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर जब जाता है तो वहां तो संसाधन सीमित है, तो उनकी क्या है? मजदूरी कम मिलेगी, कम मजदूरी मिलेगी, उसमें लोग संतुष्ट रहेंगे, काम करेंगे, तो रोजगार के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा कुछ सकारात्मक परिणाम भी देखे जाते हैं। एक जब व्यक्ति अपने साथ जाता है, प्रवास करता है, अपने रीति रिवाज, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, इन सब का प्रचार प्रसार किसके माध्यम से होता है? प्रवास के माध्यम से होता है। ठीक है ना। तो ये प्रवास के कुछ परिणाम आपके ध्यान में आएंगे। ठीक है ना। अब देखो प्रवास आपके लगभग क्या होता है? पूरा होता है। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं। इसी पाठ के अंदर सम्मिलित किया गया मानव विकास, इसको शामिल किया गया है मानव विकास। देखो मानव विकास
परिभाषा से स्पष्ट है कि मनुष्य का विकास करना, मनुष्य का विकास करने के लिए इस यहाँ पर परिभाषा क्या बनेगी, मानव विकास के समय। तो मनुष्य की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को जान करके उनका निदान करना, और मनुष्य के पास जितने मनुष्य और धरातल के ऊपर जितने संसाधन है उनका अनुकूलतम तरीके से उपयोग करके मनुष्य की जो भी समस्या आती है उसका समाधान करना, या और मनुष्य के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, ये क्या है, मानव विकास है। मानव के जीवन स्तर को ऊपर उठाना, यानी देते हैं मानव के जीवन स्तर को ऊपर उठाना। देखो मानव विकास, विकास और वृद्धि दो अलग अलग शब्द हैं। एक तो होता है विकास और दूसरी होती है वृद्धि। ये दोनों दिख रहे हैं एक जैसे शब्द है, मगर इनका अलग अलग तरीकों से आप अलग निकलता है। विकास हमेशा किसमें होता है, विकास हमेशा गुणात्मक होता है, और वृद्धि किसमें होती है, मात्रात्मक होती है। जैसे मान लीजिए आप छोटे थे, 5 साल के थे, छोटे बालक थे, तब आपका वेट कितना था, 10 किलो था। अब आप बड़े हो गए, 50 केजी वेट हो गया, तो क्या बढ़ गया, आपकी वृद्धि। वृद्धि के साथ साथ में क्या हो, मान लीजिए अगर मान लीजिए छोटे थे, आप छोटे थे तब शराब करते थे, शोर मचाते थे, तो वो की वो हरकतें मान लीजिए जब आप 50 केजी के हो गए और वो की वो हरकतें चालू है, इसका मतलब आपकी क्यों क्या हुई, वृद्धि हुई, विकास नहीं हुआ। विकास उस अवस्था को बोलते हैं जब वृद्धि मात्रा के साथ साथ में गुणों में परिवर्तन होता है, यानी गुणों के क्वालिटी के अंदर सुधार होता है, तो उसमें क्या बोलते हैं, विकास होता है। अब देखो ये हमेशा किसमें होता है, ये हमेशा धनात्मक होता है। अगर ऋणात्मक हो गया तो उसमें आपको लोग कहेंगे कि पागल हो गया। तो विकास हमेशा किसमें होता है, धनात्मक होता है। वृद्धि किसमें होती है, वृद्धि धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार से हो सकती है, ठीक है। तो इनके दोनों का अलग अलग का ध्यान रखना। अब देखो मानव विकास की संकल्पना, जो मनुष्य का विकास है उसकी संकल्पना सबसे पहले किसने दी, मानव विकास की संकल्पना प्रस्तुत की। और क्या संकल्पना प्रस्तुत की, मानव विकास संकल्पना। सर्वप्रथम इसको 1990 के अंतर्गत पाकिस्तान का एक अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक, इसने, और इसने अपनी परिभाषा में क्या कहा, इसने तो मानव विकास की संकल्पना दी थी। इसने बताया था कि अगर मानव का विकास करना है, मानव विकास के लिए क्या होना जरूरी है, मानव विकास के लिए विकल्पों में वृद्धि होनी जरूरी है। यानी मनुष्य का विकास तभी होगा जब उसके विकल्पों में क्या होगी, विकल्पों में वृद्धि होगी। अब देखो विकल्पों में वृद्धि कैसे होगी, विकल्पों में वृद्धि जैसे मान लीजिए आपने 10वीं कर दी, आपने क्या करी, स्कूल छोड़ दिया, 10th के बाद विद्यालय छोड़ दिया। अब आप सरकार के द्वारा आयोजित की जाने वाली उन्हीं भर्तियों के लायक बने हैं जिनके अंदर योग्यता क्या मान रहे हैं, 10th मान रहे। उसके बाद में आपने मान लीजिए 12th करके छोड़ दिया, आप उन भर्तियों के लिए योग्य बन गए हैं जो 10th के लिए भी है और 12th के लिए भी। यानी आपके पास में एक विकल्प और खुल गया। उसके बाद में आपने बीए कर ली, आप 12th वालों के योग्य हैं, 10th वालों के योग्य हैं, बीए वालों के योग्य हैं। इसके अलावा आपने मान लीजिए जितनी अधिक आपने पढ़ाई अधिक कर ली, आपके विकल्प धीरे धीरे क्या होगा, खुलेंगे। यानी विकल्पों में वृद्धि होगी तो मनुष्य का विकास होगा। ये बात बताई थी प्रोफेसर या डॉक्टर महबूब उल हक। एक भारतीय अर्थशास्त्री में थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने क्या कहा, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने कहा था कि मानव का विकास करना है तो उसको स्वतंत्र छोड़ दो। मानव का विकास तभी संभव है जब वो स्वतंत्र विचारों का हो। ये स्वतंत्र रहना जरूरी है। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि खुले झाड़ की तरह घूमे,
स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि व्यक्ति अपने सीमित यानी मर्यादित दायरे में रह करके, सीमित दायरे में रह करके कोई कार्य करता है तो उसको क्या बोलेंगे, उससे मानव विकास संभव। जैसे मान लीजिए एक छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा एक क्या होता है, हमेशा कम बोलता है, शरारतें कम करता है। और एक बालक होता है जो, क्योंकि बालक का बचपन में गुण ये होता है कि वो शरारती होगा, जो शरारती होगा वो बालक मान लीजिए शिक्षा के क्षेत्र में पिछ जाएगा ना, अन्य क्षेत्रों में वो क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं वो अपने बड़ा होकर के कहीं रोजगार लग जाएगा। तो कहने का अर्थ ये होता है कि जो व्यक्ति स्वतंत्र मनोभाव या विचारों का होता है उसका मानव विकास अधिक होता है। तो ये प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने बात की। अब देखो, अब ये मानव विकास है तो मानव विकास के सूचक क्या है? ये मानव विकास के सूचक मानव विकास के सूचक कैसे पता लगेगा कि मनुष्य का विकास हो रहा है? 3 चीजों के माध्यम से लगेगा। पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरी है आय। तीनों बिंदुओं में से कोई एक बिंदु अगर है तो उसको मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में नहीं रख पाएंगे। क्यों? देखो उदाहरण देखिए, जैसे मान लीजिए भारत की बात करते हैं, केरल और हरियाणा की तुलना करते हैं और पक्ष कौन सा देखते हैं? आय पक्ष से। केरल के व्यक्ति से हरियाणा के व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, प्रति व्यक्ति आय अधिक है। फिर भी मानव विकास सूचकांक के अंदर भारत के अंदर प्रथम स्थान किसका है? केरल का। क्यों है? केरल के अंदर शिक्षा अच्छी है, जब व्यक्ति शिक्षित होगा तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा, जब शिक्षित होगा तो कहीं ना कहीं रोजगार लग जाएगा, आय भी प्राप्त होगी। तो कहने का अर्थ ये होता है केवल एक पक्ष आय पक्ष को देख करके मानव विकास सूचकांक नहीं निकाला जा सकता, इसके अंदर तीनों पक्ष मजबूत होने जरूरी है, तभी मानव विकास सूचकांक तैयार होता है। मानव विकास सूचकांक इसको क्या बोलते हैं? HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी होती है। इसको जारी कौन करता है? मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट जारी करने का काम किसका है? यूएनडीपी का। किसका है? यूएनडीपी का, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये संस्था है जो 1990 से लेकर के सतत चल रही है और सतत आंकड़े जारी कर रही है। मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था कौन सी है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। यूएनडीपी आंकड़े जारी करती है, विश्व स्तर के आंकड़े जारी करती है 1990 से लगातार। अब देखो ये तो आंकड़े जारी करती है, 2013 की रिपोर्ट इसने प्रस्तुत की थी और 2013 के अंदर इसने लगभग 186 देशों की गणना की और 186 देशों के साथ में इसकी रिपोर्ट आई थी। यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम रिपोर्ट 2013 के अनुसार कुल कितने राष्ट्र सम्मिलित किए थे? 186 राष्ट्र सम्मिलित किए, 186 राष्ट्र, 186 राष्ट्रों की इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और उसके आधार पर उसने अलग अलग राष्ट्रों की कुछ श्रेणियां बना दी। और मानव विकास सूचकांक के अंदर देखा जाता है ये आंकड़े कहां से कहां तक लिए जाते हैं? आंकड़े लिए जाते हैं और लिए जाते हैं 0 से लेकर 1 तक, ये सूचक बना है। तो इसमें इसने माना था कि एक को अलग अलग 3 श्रेणियां बनाई। इनकी श्रेणियां क्या है? 2013 की रिपोर्ट के अनुसार 3 श्रेणियों में बांटा है पूरे विश्व को। एक तो है उच्चतम या उच्च मानव विकास सूचकांक वाले राष्ट्र,
यानी जिनका मानव विकास सूचकांक में स्थान कहां से कहां तक है, 0.71 से लेकर के 1 के बीच में, यानी ये है, इसमें इसने ये रखा कि 0.71 से लेकर के 1 के बीच में जो है वो राष्ट्र उच्च मानव विकास सूचकांक वाले राष्ट्रों में सम्मिलित होते हैं। उनमें स्थान किसका है? स्थान है नीदरलैंड, नॉर्वे का, पहला स्थान नॉर्वे का, ऑस्ट्रेलिया, जापान, नीदरलैंड, और 500 की बात करते हैं, अमेरिका की बात करेंगे। यानी जिन राष्ट्रों का मानव विकास सूचकांक 0.71 से लेकर 1 के बीच में है, उनका मानव विकास सूचकांक में उच्च श्रेणी, उच्च मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में है। दूसरा है मध्यम मानव विकास सूचकांक श्रेणी, यानी इसके अंदर इसने सम्मिलित किया है 0.51 से लेकर के 71 के बीच में, 0.71 के बीच में इन राष्ट्रों को सम्मिलित किया है जिनका मानव विकास मध्यम श्रेणी का है। इसमें आता है भारत, चीन और भी अन्य देश है, ये राष्ट्र है। अब देखो बात करते हैं तीसरा, निम्न मानव विकास सूचकांक श्रेणी वाले देश। इसमें 0.51 से लेकर निम्न होता है, 0.51 से कम जो दर होती है उससे कम वाले राष्ट्र सम्मिलित किए गए हैं, जिसमें आता है कांगो, केन्या, चेकोस्लोवाकिया, ये कुछ राष्ट्र आते हैं, सूडान। इन राष्ट्रों के गिनी, नाइजर, इन राष्ट्रों के अंतर्गत क्या आता है? इनका मानव विकास सूचकांक निम्न स्तर होता है। उच्च मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत लगभग कितने राष्ट्र हैं? 54 राष्ट्र। कितने राष्ट्र हैं? 54 राष्ट्र। और मध्यम मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत कितने राष्ट्र हैं? 45 राष्ट्र। और पीछे जितने शेष बचते हैं वो किसमें आते हैं? निम्न मानव विकास सूचकांक के अंदर आते हैं। अब देखो 186 राष्ट्रों की गणना की 2013 की रिपोर्ट के अनुसार, उसके अंदर भारत का स्थान कौन सा है? भारत का आता है 136वां। 136वां स्थान है मानव विकास सूचकांक के अंदर भारत का। तो बहुत, यानी कह सकते हैं कि अभी भी बहुत अधिक आवश्यकता है उच्च मानव, उच्च तरीके से जीवन जीने की अभी भी बहुत अधिक आवश्यकता है भारत के लोगों को। जीवन यापन करने का जो तरीका है उसको बदलने की अभी भी आवश्यकता है। अब देखो ये जो पार्ट है 5वां आइडिया है, कोई ज्यादा अधिक जोर देने की जरूरत नहीं है, आसानी से इसके नोट्स पढ़ाइए और जितने मैंने आपको लिखा है अच्छी प्रकार से समझा है। पहले अधिवास के बारे में अलग कीजिए, अधिवास के कुछ परिणाम देखिए, अधिवास की प्रवास की परिभाषा देखिए, और प्रवास के माध्यम, प्रवास के प्रकार, कारक, इनका उल्लेख जिक्र करते आगे मानव विकास के पश्चात मानव विकास की रिपोर्ट, मानव विकास की संकल्पना, मानव विकास सूचकांक जारी करने वाली संस्था। तो अभी आपका टाइम टेबल बोर्ड की परीक्षा का पुनः आ चुका है, इसके अनुसार अपनी तैयारी को सतत बनाए रखें। 5 पाठ्यक्रम से हो गए हैं, 5 पाठों का अध्ययन आप अच्छी प्रकार से करें। अधिक से अधिक आप क्या करेंगे? वीडियो को देखेंगे, यानी एक बार नहीं देखने से याद होगा, 2 बार देखिए, 2 बार देखो, 3 बार देखो, बराबर नोट्स बनाओगे तो अच्छी प्रकार से आपकी तैयार हो जाएगा। अगला अध्याय जो 6वां अध्याय है वो जल्दी हम आपको दे देंगे, ठीक है।